किसान संगठन अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। मतलब कि अभी सिर्फ सरकार जो दो क्रॉप्स प्रोक्योर करती है ना पूरी तरह से, वीट और राइस, अगर एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को दे दी जाती है तो सरकार को 23 की 23 क्रॉप्स का एक एक दाना जो है वो प्रोक्योर करना पड़ेगा। अब कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं अरे ऐसा होगा तो फिर तो इतना ज़्यादा खर्चा आएगा 23 फसलों को पूरी तरह से प्रोक्योर करने पर, सरकार पे फिस्कल बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी दिक्कत इन 23 क्रॉप्स को स्टोर करके रखने की भी है। कल भी हमने इससे संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। लेकिन देखो, एक और जो बड़ा चैलेंज है जिस पे डिस्कशन अभी उतनी नहीं हो रही है वो है डब्ल्यूटीओ का जो सब्सिडी रेजीम है ना, वो रोकता है किसी भी देश की सरकार को अपने किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देने पर। डब्ल्यूटीओ का ना एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इस एग्रीमेंट से संबंधित जो बेसिक्स है ना वो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये पूरा जो इशू है आपके दिमाग पे प्रिंट हो जाए। देखो, डब्ल्यूटीओ का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसके 3 पिलर्स हैं। पहला, डिक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी। आमतौर पे डेवलप कंट्री ये डेवलपिंग कंट्रीज से मांग करते रहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी मार्केट को ओपन करें, यानी इंपोर्ट पर बहुत सारा टैरिफ जो वो लगा के रखते हैं उस टैरिफ को कम करें। तो ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर, डिक्रीज एक्सपोर्ट सब्सिडी। आमतौर पे देखो होता क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये देश क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में सस्ते एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बाढ़ लाई जा सके इसके लिए एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज की मांग रहती है कि भैया आप एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देना बंद करो। अब देखो, यूएसए में ऑलरेडी किसान बहुत सस्ता वीट प्रोड्यूस करता है, ऊपर से यूएसए किसान को इंडिया में वीट को एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी भी दे दे, तो सोच के देखो यूएसए का वो किसान इंडिया में कितना सस्ता वीट लेके आ जाएगा। हमारे जो किसान हैं जो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहां जाएंगे। तो ये दूसरा पिलर है, डिक्रीज एक्सपोर्ट सब्सिडी। डेवलप कंट्रीज के द्वारा अपने किसानों को एक्सपोर्ट पर जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसे कम किया जाए, ये मांग की जाती है। तीसरे नंबर पे है डिक्रीज डोमेस्टिक सब्सिडीज। ये है हमारा फोकस। डोमेस्टिक सब्सिडीज में क्या आता है, वैसे तो देखो डोमेस्टिक सब्सिडीज में 3 तरह की सब्सिडीज होती हैं, ग्रीन सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी और ब्लू सब्सिडीज। ग्रीन सब्सिडी मतलब सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है, ट्रेनिंग पे खर्च करती है, पेस्ट कंट्रोल पे खर्च करती है। ये क्या है, ये ग्रीन सब्सिडी है। ग्रीन सब्सिडी के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। दूसरे नंबर पे है एम्बर सब्सिडी, जिसके ऊपर लिमिट लगाई गई है। डेवलप कंट्रीज के लिए लिमिट ये है कि 1988 में जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसका 5% कोटा फिक्स कर दिया गया है डेवलप कंट्रीज के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 1986-88 में जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसका 10% कोटा फिक्स कर दिया गया है। मतलब इससे ज़्यादा सब्सिडी आप नहीं दे सकते। जितना आपका प्रोडक्शन था 1986-88 में, उससे 10% से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो देखो, डेवलपिंग कंट्रीज की शिकायतें ये हैं कि भैया उस समय हमारा प्रोडक्शन था ही बहुत थोड़ा, यानी उस समय हमारा जितना प्रोडक्शन था उसका हम 10% करेंगे तो भी हमारा $1 बिलियन आता है, $1 बिलियन से ज़्यादा हम सब्सिडी नहीं दे सकते। लेकिन आपका उस समय प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो उसका आप 5% करोगे वो भी $5 बिलियन हो जाएगा। तो ये शिकायत है डेवलपिंग कंट्रीज की कि एम्बर सब्सिडी देने को जो डब्ल्यूटीओ मना करता है वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का प्रोडक्शन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम थी 1986-88 में। तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी 1986-88 में उसका 10% भी $1 बिलियन होता है, जबकि यूएसए जैसे ही कंट्री का, खास करके यूएसए का उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा था, तो उस समय यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वैल्यू का 5% भी $5 बिलियन होता है। यानी इंडिया $1 बिलियन सब्सिडी दे सकता है किसानों को, यूएसए $5 बिलियन से। ये तो भेदभाव करने वाली चीज़ है। एम्बर सब्सिडी में आती कौन सी सब्सिडी है, देखो हमारी सरकार किसानों को फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, सस्ता डीजल, एमएसपी, ये सब एग्जांपल्स हैं एम्बर सब्सिडी के
इस पर लिमिट लगाई गई है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के अंदर। और सबसे लास्ट में ब्लू सब्सिडी के ऊपर भी देखो कोई लिमिट नहीं है। आइसलैंड, स्लोवाकिया, ये सारे जो देश हैं यहां पर ये ब्लू सब्सिडी दी जाती है ताकि प्रोडक्शन को लिमिट किया जा सके। मतलब लैंड पे होती है, आपके पास 2 एकड़ लैंड है आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, आपके पास इतने गाय हैं, इतना कैटल हैं तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। ऐसा नहीं कि बढ़ती ही जाएगी, ज़्यादा किसानों को ज़्यादा मिलेगी। प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए सब्सिडी होती है, इस पर कोई रोक नहीं होती है। तो क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया कि डब्ल्यूटीओ में जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इस एग्रीमेंट के 3 पिलर्स हैं। डिक्रीज इनपुट सब्सिडीज, दूसरा डिक्रीज एक्सपोर्ट सब्सिडीज, और तीसरा जो हमने डिटेल से डिस्कस किया वो है डिक्रीज डोमेस्टिक सब्सिडीज। डोमेस्टिक सब्सिडीज में 3 सब्सिडीज आती हैं। कौन कौन सी? ग्रीन सब्सिडीज, एम्बर सब्सिडीज और ब्लू सब्सिडीज। ग्रीन सब्सिडी और ब्लू सब्सिडी पे कोई रोक नहीं है, लेकिन एम्बर सब्सिडी पे रोक है। लेकिन रोक है तो इसीलिए विवाद है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के बीच। डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसी वजह से कोई फाइनल एग्रीमेंट इस चीज के ऊपर साइन नहीं हुआ है। नेगोशिएशंस अभी चल ही रही हैं। ये देखो कुछ और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ने ये एम्बर सब्सिडी को लिमिट करने से संबंधित किसी प्रकार के एग्रीमेंट का विरोध किया। इंडिया ने कहा कि 86 में हमारा प्रोडक्शन काफ़ी कम था, इन्फ्लेशन तब से लेके आज तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसानों की इनकम को सपोर्ट करना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमने पॉइंट डिस्कस किया, यूएस से 5%, इंडिया 10% वाला। और सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी देना हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया ने ये सारे पॉइंट्स दिए और विरोध किया कि एम्बर सब्सिडी को लेके जो आप लिमिटेशन लगाने की बात कर रहे हो हम इसे नहीं मानेंगे, इन सब रीजंस की वजह से। उसके बाद क्या होता है देखो, 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, यानी डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स एकजुट होते हैं। बाली इंडोनेशिया का शहर है। 2013 में 3 बातों पर सहमति बनती है। एलडीसी, ड्यूटी फ्री कोटा, फ्री मार्केट एक्सेस। मतलब जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको कुछ ड्यूटी फ्री कोटा मिलेगा मार्केट को फ्रीली एक्सेस करने के लिए। मतलब जैसे सोमालिया है, लीस्ट डेवलप कंट्री है, वो अपना कुछ माल भेज पाएंगे यूएसए, यूके, इंडिया जैसे देशों में, उनको उनके माल पे टैक्स ना लगाओ। क्योंकि देखो लीस्ट डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी इतने ज़्यादा कम डेवलप्ड होते हैं, उनकी क्षमता नहीं होती। अगर वो प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट करने लगेंगे डेवलप कंट्रीज में तो वहाँ पे वो ड्यूटी वगैरह लगा देंगे, तो डेवलप कंट्रीज के प्रोडक्ट्स से सोच के देखिए कहाँ कॉम्पिटिटिव रह जाएंगे। तो एक प्रकार से लीस्ट डेवलप कंट्रीज को थोड़ा बहुत डेवलप करने के लिए इस बात पे सहमति बनी थी कि उनको फ्री मार्केट एक्सेस दिया जाएगा। और दूसरा पैकेज था पीस क्लास। पीस क्लास इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट मतलब सहमति ये बनी थी कि सभी देश कोशिश ये करेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इंप्रूव किया जाए। जैसे डेवलप कंट्रीज की शिकायत ये रहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, हम माल बेचते हैं तो कस्टम क्लियरेंस बहुत बहुत दिनों तक नहीं मिल पाता, जहाज से माल की लोडिंग अनलोडिंग आसानी से नहीं हो पाती। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें डेवलपिंग कंट्रीज ताकि ट्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस हो सके। ये एग्रीमेंट था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। लेकिन हमारे इस टॉपिक में फोकस हमारा ना तो पहले पॉइंट पे है ना ही तीसरे पॉइंट पे है, फोकस है हमारा पीस क्लास पे। ये पीस क्लास क्या था? पीस क्लास देखो ये था कि डब्ल्यूटीओ 4 सालों के लिए कोई केस नहीं सुनेगा। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को अब कायदे से एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट के अंदर एम्बर सब्सिडी को लिमिट करना है। इंडिया 1986 से 88 में जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उस का 5% से ज़्यादा, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% है, डेवलप कंट्रीज के लिए 5% है, उसका 10% से ज़्यादा सब्सिडी के तौर पे नहीं दे सकता। लेकिन अगर इंडिया इसका उल्लंघन करता है तो 4 साल के लिए डब्ल्यूटीओ के पास कोई देश नहीं जा सकेगा ये बोलते हुए कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। यानी पीस क्लास मतलब 4 साल के लिए इंडिया को कोई कुछ नहीं बोल सकेगा, या फिर कोई दूसरा देश एम्बर सब्सिडी के से संबंधित नॉर्म्स का पालन नहीं करता है तब तक उस देश के खिलाफ कोई देश डब्ल्यूटीओ में जाके शिकायत नहीं कर सकेगा। डब्ल्यूटीओ कोई शिकायत सुनेगा भी नहीं 4 साल के लिए।
और 4 साल के अंदर हम एक कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे इस मुद्दे पर। वो बात देखो अलग है, कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सका। परमानेंट सॉल्यूशन की जो बात कही गई थी कि 11वीं कॉन्फ्रेंस में परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, 11वीं कॉन्फ्रेंस भी हो गई लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कोई इस मुद्दे पर निकला नहीं। तो ये देखो पूरे इशू के बेसिक्स आपने जान लिए। अब मुद्दे की बात करते हैं, आज के आर्टिकल पर आते हैं। आज के आर्टिकल में राइटर बोलते हैं, वैसे देखो परमानेंट सॉल्यूशन तो आता इस इशू पर दिख नहीं रहा है, लेकिन इस बात पर सहमति बन गई है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया फूड सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट करता है, जैसे एमएसपी पर इंडिया फसल प्रोक्योर करता है फूड सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए, किसानों से उनकी फसलें प्रोक्योर करके पीडीएस के थ्रू सरकार देती है ना, तो बेशक इस प्रक्रिया में, बेशक इस प्रोसेस में जो लिमिट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत, वो लिमिट ब्रीच भी हो जाती है ना, तो भी उस देश के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन यहां पे दो चीजें हैं, एक तो देखो फूड सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए। अब अगर इंडिया, ध्यान देने वाली बात, अगर सरकार स्टेपल फूड क्रॉप्स के अलावा दूसरी फसलें प्रोक्योर करती हैं, जैसे कॉटन है, अब कॉटन तो फूड क्रॉप नहीं है, तो कॉटन पे सरकार सब्सिडी देना स्टार्ट करेगी ना, कॉटन को भी एमएसपी पे प्रोक्योर करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर ये पीस क्लोज वायलेट हो जाएगा। फिर इंडिया के खिलाफ केस चलने लगेगा डब्ल्यूटीओ में, क्योंकि विभिन्न देश डेवलप्ड कंट्रीज बोलेंगे कि देखो हमने सिर्फ छूट दी थी फूड क्रॉप्स के प्रोक्योरमेंट के लिए, वो भी आपने इसलिए बोला था कि हम फूड क्रॉप्स को प्रोक्योर करके गरीब लोगों को देंगे पीडीएस के थ्रू, लेकिन आप तो दूसरी फसलें भी प्रोक्योर करने लग गए, यानी आप ज्यादा सब्सिडी दे रहे हो किसानों को, आप जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसका वायलेशन कर रहे हो, तो इस बार पीस क्लास की छूट आपको नहीं मिलेगी। समझ गए ना पूरा खेल? ये तो अभी एक ही चीज हुई, एक दूसरी चीज भी आप देखिए। देखो ये जो पीस क्लास के थ्रू विभिन्न डेवलपिंग कंट्रीज को छूट दी गई है ना, ये जो पहले से उस समय, मतलब जब छूट दी गई थी पीस क्लास के समय, उस समय ऑलरेडी जो सरकारें सब्सिडी दे रही थी ना किसानों को, उसके लिए छूट मिली है। ऐसा नहीं कि पीस क्लास के आने के बाद आप अलग से दोबारा से सब्सिडी और कहीं देना स्टार्ट कर दो। समझ गए ना? मतलब सहमति ये बनी जब पीस क्लास आया था कि चलो ठीक है भैया, जो कुछ चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फूड क्रॉप्स के मामले में आप सब्सिडी दे रहे हो किसानों को, एमएसपी पे उनकी फसल प्रोक्योर कर रहे हो पीडीएस के लिए देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑलरेडी चल रहा है उसको तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन नई सब्सिडी आप नहीं दे सकते, ये तय हुआ था। तो देखो अब सरकार अगर एमएसपी पर 23 क्रॉप्स को प्रोक्योर करना स्टार्ट करेगी, तो ये तो डेवलप कंट्रीज बोलेंगे ना, ये तो आपने नई सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, ये तो आपने नया प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया, इसके लिए हम राजी नहीं होंगे। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल दिया जाता है, जो देश इस पीस क्लास का फायदा उठाते हैं ना, मतलब जितनी लिमिट है उससे ज्यादा सब्सिडी देते हैं, तो उनको डब्ल्यूटीओ को नोटिफाई भी करना पड़ता है। जैसे 2019-20 में इंडिया में राइस प्रोडक्शन की वैल्यू थी $46.07 बिलियन, और इंडिया ने सब्सिडी दी किसानों को कितनी, $6.31 बिलियन। तो मतलब परमिशन लिमिट कितनी थी, 10%, और इंडिया ने टोटल सब्सिडी कितनी दी, 13.6%। मतलब परमिशन लिमिट से जितना परमिट होता है ना, उससे ज्यादा सब्सिडी इंडिया ने दी, और इंडिया को यह सूचित करना पड़ा डब्ल्यूटीओ को। अब राइटर लास्ट में कंक्लूड करते हैं पूरे इश्यू को। राइटर कहते हैं अगर 23 की 23 क्रॉप्स का एक एक दाना सरकार प्रोक्योर करती है ना, तो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का वायलेशन होगा। इंडिया फिर पीस क्लास का फायदा नहीं उठा सकती। पीस क्लास में जो छूट मिली है ना इंडिया को, वो सिर्फ फूड क्रॉप्स के लिए मिली है, राइस और व्हीट के लिए। बट इंडिया यानी सरकार कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड ये सब प्रोक्योर करती है, तो फिर इन सबको छूट नहीं मिलेगी पीस क्लास में। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सॉल्यूशन तो देखो ये हो सकता है कि सरकार इनकम सपोर्ट दे दे किसानों को। अभी जैसे पीएम निधि स्कीम के तहत एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, कम है, बढ़ा सकती है सरकार। एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जितनी लिमिट है आप कम से कम उतना प्रोक्योर कर लो ना, मतलब कॉटन और बाकी जो सनफ्लावर सीड्स ये उतना प्रोक्योर कर लो जितना लिमिट है, मतलब डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वायलेट ना हो, जितनी परमिशन लिमिट है ना उतना प्रोक्योर कर लो किसानों से, और बाकी अगर बचता है तो उसके लिए इनकम सपोर्ट दे दो किसानों को। मतलब ऐसे कुछ फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। फिर डब्ल्यूटीओ में इंडिया को चैलेंज किया जाएगा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए। और लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है किसानों के बीच और सरकार के बीच ना रिलेशंस
ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब राइटर का यह मानना है कि माहौल जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुका है, ट्रस्ट का इन्वायरमेंट नहीं है। तो सरकार को वो ट्रस्ट पैदा करना होगा कि देखो हमारी जेन्युइन दिक्कत है, जो 23 की 23 फसलें हैं ना वो एमएसपी पर हम प्रोक्योर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो डब्ल्यूटीओ में मामला पहुंच जाएगा, ये जेन्युइन दिक्कत है, आप इसे समझें। ये सरकार को समझाना होगा किसानों को, और ये तभी समझा पाएगी सरकार जब एक ट्रस्ट का इन्वायरमेंट बनेगा। पूरा इशू हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।